वन पीस के एपिसोड 1134 में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कुमा फाइनली डॉक्टर भेगापंग के साथ मिल चुका है और भेगापंग ने कुमा को प्रॉमिस कर रखा है कि वो बोनी का इलाज करेगा, पर बदले में कुमा को उसे अपना क्लोन्स यानी कि पैसिफिस्टास को बनाना देना पड़ेगा। अब आगे हम देखते हैं सेंट सैटर्न के कहने पे किजारू कुमा और भेगापंग के पास लैब में आ चुका है। वो अपने साथ एक ट्रांसपोर्टेशनल भी लेके आया है और वो तीनों बैठ के बातें करने लगते हैं। भेगापंग कहता है कि वो इस लैब में मैनकाइंड की फ्यूचर रिक्रिएट करने वाला है। उसके दिमाग में इतना सारा आइडियाज फ्लो हो रहा है कि उसे झेला नहीं जा रहा। तो किजारू भेगापंग से कहता है इतना स्मार्ट होने के बावजूद भी उसे लैब के बारे में कुछ मालूम नहीं है। और हम देखते हैं ऊपर सीलिंग में एक ट्रांसपोर्टेशनल ये सारे बातें सेंट सैटर्न तक पहुंचा रहा था। दैट्स व्हाई किजारू इज हियर। अब आगे भेगापंग किजारू से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, वो यहाँ क्यों आया है। तो किजारू कहता है कि यहाँ हुई सारे बातें सेंट सैटर्न ने सुन लिया है, तो भेगापंग को सीक्रेट में पायरेट से नेगोशिएट नहीं करना चाहिए और अपना साथ लाया ट्रांसपोर्टेशनल से सैटर्न को कॉल में सेट कर देता है। आगे से सैटर्न भेगापंग से बात करने लगता है। वो भेगापंग को कहता है कि हालांकि कुमा का क्लोन्स नेवी के लिए बढ़िया वेपन बन सकते हैं, पर कुमा एक पायरेट है विद बाउंटी अप 296 मिलियन बेरीज, तो उसके क्लोन से नेवी को काफी सारे बैकलैश मिल सकते हैं। तो रेस्पॉन्स में भेगापंग बताता है कि उससे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि साइंस इन चीजों को नहीं मानता, पर अगर कुमा के क्लोन्स बन जाएंगे तो वो काफी लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो सैटर्न कहता है कि भेगापंग ने ठीक कहा, अगर वो क्लोनिंग में सक्सेसफुल हो गया तो नेवी इमेंसली पावरफुल हो जाएगा। इसलिए बोनी का इलाज से पहले कुमा के 3 और कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहला, उसे सी का वारलॉर्ड बनना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंटली एक रूकी पायरेट एस ने एक वारलॉर्ड को खत्म कर दिया है। अब काफी टाइम बाद एस का जिक्र हो रहा है। आगे सैटर्न बताता है कि पायरेट का दुनिया काफी आउट ऑफ हैंड हो रहा है, तो कुमा एक परफेक्ट वारलॉर्ड बनेगा। अब दूसरा कंडीशन ये होगा कि कुमा को खुद भी एक नेवी का ह्यूमन वेपन यानी कि साइबोर्ग बनना पड़ेगा, जिसे सुन के कुमा और भेगापंग काफी सरप्राइज हो जाते हैं। फिर सैटर्न ऐड करता है कि कुमा का एक वारलॉर्ड और साइबोर्ग होना नेवी को एक बढ़िया पावर बूस्ट दे सकता है। कुमा का यूनिक पावर पायरेट के लिए एक बढ़िया थ्रेट होगा, पर प्रॉब्लम यह है कि कुमा का रिवोल्यूशनरी आर्मी में होने का पास्ट रिकॉर्ड है और वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं चाहता कि कुमा वो पावर उनके खिलाफ इस्तेमाल करे। तो कुमा का थर्ड कंडीशन ये होगा कि कुमा को अपना माइंड और अपना फ्री विल को अबैंडन करना पड़ेगा। तो कुमा का दुख दर्द पीड़ा अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी सुन के भेगापंग एकदम से भड़क जाता है। वो सैटर्न को कहता है कि ये चीज़ें तो डेथ सेंटेंस से भी बुरा है। ये चीज़ें सैटर्न इसलिए करा रहा है क्योंकि दूसरे वारलॉर्ड सैटर्न का बातें नहीं सुनते। एक फ्री विल के बिना साइबॉर्ग एक सोललेस रोबोट जैसा होता है। तो क्या सैटर्न भेगापंग को एक मर्डरर बनाना चाहता है? तो सैटर्न भेगापंग से कहता है कि भेगापंग सिर्फ नेवी का साइंटिस्ट है, तो वो सैटर्न से आर्ग्यू करने का पोजीशन में नहीं है, तो वो अपना औकात में रहे। आगे सैटर्न कहता है कि एक क्रिमिनल के बेटी को बचाने का कीमत यही है। अगर कुमा इन सारे कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वर्ल्ड गवर्नमेंट को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किसी एरे गेरे लड़की को प्रोटेक्ट करे। ये सुन के वहाँ एक सन्नाटा सा छा जाता है। फिर हम देखते हैं बोनी को जो लैब के अंदर इधर उधर मस्ती कर रही थी। अब सीन फिर से कुमा के पास ले जाया जाता है। भेगापंग अब काफी डिप्रेस था। वो कहता है कि ये काम एक मर्डर जैसा है और वो कोई भी मर्डरर बनना नहीं चाहता। तभी कुमा आंखों में खुशी के आंसू लिए भेगापंग से कहता है कि वो चाहता है भेगापंग ये करे। जिसे सुन के भेगापंग काफी शौक हो जाता है। तो कुमा बताता है कि उसे लगा सैटर्न बोनी को बचाने के बदले में कुमा से इम्पॉसिबल डिमांड्स करेगा। तो कुमा काफी डर गया था, पर अगर बोनी ठीक हो जाएगी तो कुमा कोई भी फेट एक्सेप्ट कर लेगा। जिसे सुन के तो भेगापंग यहाँ तक किजारू भी थोड़ा शौक हो जाता है। अब बीच बीच में हम देखते हैं बोनी सेंतोमारू को खुद परेशान कर रही थी। अब आगे सैटर्न भेगापंग से पूछता है कि कुमा का मॉडिफिकेशन और बोनी का ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगेगा। तो भेगापंग बताता है कि बोनी का सेफायर स्केल को निकालने में 6 महीने और उसके बाद उसे कम्प्लीटली ठीक होने में एक्स्ट्रा 1 साल। तो मोटा मोटी बोनी को कम्प्लीटली ठीक होने में 1.5 साल लग सकते हैं। और बात रही कुमा का तो उसका मॉडिफिकेशन में 2 साल लग सकते हैं। अब कुमा काफी खुश हो जाता है कि फाइनली बोनी 10 साल होने से पहले ही ठीक हो जाएगी, जैसे कि उसने प्रॉमिस किया था। फिर सैटर्न बताता है कि बोनी अब एक होस्टेज है, क्योंकि एक बार अगर वो ठीक हो जाएगी तो शायद कुमा वर्ल्ड गवर्नमेंट को ओबे करने से मना कर देगा। इसीलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट बोनी के ट्रीटमेंट के बाद कुमा का मॉडिफिकेशन होने तक उसका कस्टडी को हैंडल करेगा। और जब कुमा अपना सेंस खो देगा तो वो लोग बोनी को छोड़ देंगे। जिसे सुन के भेगापंग पूछता है कि तो क्या उसका मतलब मॉडिफिकेशन के बाद कुमा बोनी से मिल नहीं पाएगा? तो सैटर्न कहता है हाँ, कुमा बोनी से मिल नहीं पाएगा। कुमा का मॉडिफिकेशन का टाइम वो एज ए वारलॉर्ड काम करेगा और जब बोनी का सर्जरी कंप्लीट होगा उसके बाद कुमा को बोनी से कॉन्टैक्टलेस होना पड़ेगा। और अगर कुमा इस रूल को वायोलेट करेगा तो वर्ल्ड गवर्नमेंट बोनी को स्लेव बना लेगा।
ब्रो ये लोग कितना गिर सकते हैं। अब ये सुन के कुमा एकदम घबरा जाता है और वो सैटर्न से कहता है कि वो ये सारे रूल्स को कभी वायलेट नहीं करेगा, पर उसका एक रिक्वेस्ट है कि बोनी को उसका डिजीज और कुमा का मॉडिफिकेशन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और बोनी के सर्जरी के बाद भी उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट की फैसिलिटी में ना रख के सोरबेट किंगडम के चर्च में रखा जाए जहां वो पली बड़ी है। अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट ये करने के लिए तैयार है तो कुमा उनको कभी बिट्रे नहीं करेगा, वो उनका ऑर्डर हमेशा फॉलो करेगा। तो रिस्पॉन्स में सैटर्न कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता बोनी चाहे जहाँ रहे, एज लॉन्ग एज वो वर्ल्ड गवर्नमेंट की नज़रों में रहे। फिर सैटर्न कहता है ये 2 साल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, और वो कॉल काट देता है। अब हम देखते हैं कुमा उस रूम से बाहर निकलता है जहां बोनी और सेंटोमारू खेल रहे थे। कुमा को देख के बोनी काफ़ी खुश हो जाती है। तभी किजारू भी रूम से बाहर आता है, जिसे देख के सेंटोमारू उसे बात करने का ट्राई करता है, पर किजारू उसे इग्नोर करके चला जाता है। फिर कुमा बोनी को बताता है कि उससे भी कोई बीमारी हो गया है, इसलिए अब अगले 6 महीने तक वो दोनों यहीं साथ में रहेंगे। इसे सुन के तो बोनी काफ़ी खुश हो जाती है और सेंटोमारू को कुमा से इंट्रोड्यूस करती है। तो कुमा सेंटोमारू को कहता है कि बोनी का अच्छा से ख्याल रखे। अब आगे हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन को देखते हैं। वेगापंक काफ़ी सारे आइडियाज़ को पेपर में लिखे जा रहा था, पर उसका दिमाग में इतने सारे आइडियाज़ फ्लो हो रहे थे कि उसका हाथ उसका दिमाग को सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। तभी वेगापंक काफ़ी फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि अगर उसके जैसे 5 और लोग होते तो वो उसका दिमाग को कैरी कर सकते थे। भाई तब तो यहाँ से वेगापंक को उन क्लोन्स का आइडिया आया था। अब बोनी का ट्रीटमेंट और कुमा का मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों डेली बेसिस में ट्रीटमेंट से गुजरते हैं। बाकी टाइम वो सारे लोग साथ रहते थे। सेंटोमारू और बोनी का बीच भी अब काफ़ी अच्छा बॉन्ड हो जाता है। धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था और एक दिन बोनी कुमा को उसका एक पिक्चर बना के देती है। इससे कुमा काफ़ी खुश हो जाता है और उसे काफ़ी ध्यान से रखता है। अब टाइम बीतता जाता है। अब एक दिन जैसे ही बोनी ट्रीटमेंट से बाहर आती है, वो स्मेल करती है कि काफ़ी अच्छा खुशबू, और वो उस खुशबू की ओर भागती है। और हम देखते हैं कुमा और सेंटोमारू काफ़ी सारे फूड प्रिपेयर कर रहे थे। अब उसी शाम को वो लोग काफ़ी बड़ा पार्टी रखते हैं जहाँ सारे लोग खाते पीते और मस्ती करते, और बाद में वो सारे लोग निकाह वाला डांस भी करते हैं। यह मूवमेंट काफ़ी बढ़िया था। अब 6 महीने बीत जाते हैं। वेगापंक बोनी को चेक करता है। बोनी का हेल्थ अब काफ़ी अच्छा हो गया था। तो वेगापंक बताता है कि अगले 1 साल में बोनी कम्प्लीटली ठीक हो जाएगी। इसे कुमा और बोनी अब काफ़ी खुश हो जाते हैं और वेगापंक का शुक्रिया अदा करते हैं। अब एज ए कंडीशन बोनी के ट्रीटमेंट के 6 महीने के बाद कुमा बोनी को बैरल में रख के सोरबेट किंगडम के चर्च में ले जाता है, जहाँ कुमा और बोनी को देख के वहाँ के लोग भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो उन दोनों का काफ़ी अच्छा से स्वागत करते हैं। बोनी उनसे कहती है कि अगले 1 साल में वो कम्प्लीटली ठीक हो जाएगी। तभी वहाँ कोनी भी आ जाती है और कुमा को कहती है कि वो लोग बोनी का अच्छा से ख्याल रखेंगे, तो कुमा को चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे कुमा उनसे कहता है कि वो अब पायलट हो चुका है, तो वो हमेशा यहाँ नहीं आ सकता, तो शायद वो अगला 1 साल बाद ही बोनी के पास आएगा। पर वो बोनी को काफ़ी सारे लेटर भेजेगा और वो बोनी से कहता है कि अगली बार अगर वो मिलेंगे तो वो दोनों समुद्र में सेल करने निकलेंगे। पर कुमा को मालूम था कि वो बोनी से अब कभी नहीं मिलने वाला है। सो सैड ब्रो। तभी हम देखते हैं वहाँ साइपर पोल नंबर 8 के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का एजेंट अल्फा आ जाती है। बेसिकली वो बोनी के ऊपर नज़र रखने आई थी ताकि कुमा कुछ उल्टा ना करे, पर वो उन लोगों से कहती है कि वो एक नर्स है जो बोनी के केयर के लिए आई है, पर बोनी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब आगे वो लोग वहाँ अपना टेम्पोररी क्वार्टर लगाते हैं और वहाँ के लोगों से कहते हैं कि बोनी के ठीक होते तक वो लोग किसी भी सस्पिशियस इंसान को अंदर आने नहीं दे सकते। तो अब गाँव के लोगों को भी वहाँ आने के लिए ID बुक के आना पड़ेगा। ब्रो व्हाट द फक। अब आगे वो कुमा को धमकाती है कि अगर कुमा बोनी से दोबारा कांटेक्ट करने का ट्राई करेगा तो वो बोनी को मार देगी। व्हाट अ बीच भाई। अब आगे कुमा बोनी को थैंक यू कहता है। वो बोनी को थैंक यू कहता है फॉर बीइंग बर्न, फॉर मेकिंग कुमाज लाइफ सो ब्यूटीफुल। और कुमा वहाँ से निकल जाता है और वो काफ़ी सैड था। अब कुमा 7 वारलॉर्ड में से एक बनने के बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काफ़ी अच्छा से काम करता है। वो उनको किसी भी तरह से बिट्रे नहीं करता, इसलिए अब वो काफ़ी फेमस हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं बाकी वारलॉर्ड का रिएक्शन ऑन कुमा, डोफ्लामिंगो, क्रोकोडाइल और उसका साथ हमारा रोबिन, एल्विदा और छोटा कोबी, एस, जिम्बे, बोआ, मोरिया और फाइनली रिवोल्यूशनरी आर्मी। वो लोग को तो विश्वास भी नहीं हो रहा था कि कुमा वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। अब आगे हम देखते हैं कुमा बोनी को काफ़ी सारे लेटर भेजता रहता है और फाइनली हम देखते हैं कुमा ब्लू ईस्ट में आ गया है, जहाँ लूफी अभी काफ़ी छोटा है और वो एक शेर से भाग रहा है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।
हे